हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में सभी के, चाहे आपका कौन सा भी सब्जेक्ट हो, आपके शैक्षणिक मनोविज्ञान टॉपिक जुड़ा हुआ है, जिससे आपके कुल मिलाकर 10% आपके इस बार पूछे जाने हैं। और 10% यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है। इस तरह से आपके 20 मार्क्स के आपके शैक्षणिक मनोविज्ञान है। शैक्षणिक मनोविज्ञान को कुल मिलाकर आपके 11 भागों में बांटा गया है, यानी कि कुल मिलाकर आपके 11 टॉपिक है। अब 11 टॉपिक है तो यानी कि प्रत्येक टॉपिक से यकीन मानिए कि आपके 1% तो आना ही है। यही सिलेबस आपके पूर्व में आयोजित हुई जितनी भी आपकी रिट की परीक्षा थी उसमें था। केवल उसमें आपके RTE 2009 अधिनियम था, जो इस बार आपके अलग से सिलेबस जोड़ दिया गया है इससे हटाकर। जैसा कि बात करते हैं शैक्षणिक मनोविज्ञान का अर्थ कार्य क्षेत्र, बाल विकास का अर्थ सिद्धांत विकास, बाल विकास में वंशानुक्रम वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व का अर्थ प्रकार प्रभावित करने वाले कारक और उनका मापन, बुद्धि अर्थ सिद्धांत मापन, अधिगम अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम सिद्धांत, अधिगम में कठिनाइयां, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार जैसे पिछड़े, विमंदित, विशेष, प्रतिभाशाली, अभिप्रेरणा और अधिगम में इसका प्रभाव, समायोजन अर्थ तरीके, अध्यापक की भूमिका। इस तरह से आपके 11 टॉपिक है। अगर बात करें अधिगम 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 अधिगम, यानी कि आपके लगभग 4 से 5 टॉपिक आपके अधिगम से संबंधित है। अब आपको करना क्या है, आपको एक एक टॉपिक उठाना है। जैसे कि मैं आपको 3 टॉपिक उठाता हूं, शैक्षणिक मनोविज्ञान, बाल विकास, वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव। अब मैंने 3 टॉपिक उठाए। 3 टॉपिक उठाने के बाद में 2011 से लेकर 2021 तक आपके इनसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, इनके सामने आपको प्रश्न लिखना है और उनका एक एक विस्तार से व्याख्या करनी है। जैसे कि मैं बताता हूं आपके इससे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए प्रथम 3 टॉपिक से। जैसे बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों में होती है, यह अवस्था कौन सी है? ठीक है, यानी कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रत्ययों में होती है, यह अवस्था कौन सी है? तो इसका आंसर। इसी तरह मानव विकास किसका परिणाम है? 20वीं शताब्दी को बाल्य की शताब्दी किसने कहा? मिथ्या परिपक्वता का समय कौन सा होता है? शेषावस्था की विशेषता नहीं है। अधिकतर बच्चे सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? आंशिकता की इकाई क्या है? विकास का कौन सा सिद्धांत नाम चोम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित हुआ? इसी तरह आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वेद नहीं है? अभी तक इतने प्रश्न 3 टॉपिकों से पूछे गए। इन सभी के आंसर आप सभी को पता है क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न है। अब आपको इन एक एक प्रश्नों को आपको देखना है कि एक टॉपिक से कहां से पूछे गए, यानी कि आप, मेरा उद्देश्य यही है कि आप इन प्रश्नों को देखिए और इनका एक बार आप मैं इनको एक एक प्रश्नों को आपको हल करा दूंगा। अगर ये वीडियो अगर मैं आपको हल कराऊंगा तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, लेकिन इसके आंसर देखिए। फिर बात करते हैं आपके व्यक्तित्व और बुद्धि। व्यक्तित्व और बुद्धि से आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे गए? अगर देखते हैं व्यक्तित्व और बुद्धि से आपके अभी तक, जैसे बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है? इसी तरह व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम क्या है व्यवहारिक बुद्धि का? केटल ने व्यक्तिगतशील गुणों की संख्या कितनी बताई है? इसी तरह मुर्रे ने कौन से प्रेक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया? इसके बाद में बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? मुर्रे मॉर्गन ने कौन सा प्रेक्षण निर्मित किया? इसी तरह बहुआयामी बुद्धिमत्ता के गार्डनर का सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता को शामिल नहीं किया गया है? किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? इस तरह से आपके इतने प्रश्न यहां से पूछे गए। इन एक एक प्रश्नों को इनके सामने आपको कॉपी में लिखना है और उनके आसपास जो अभी तक प्रश्न पूछे गए उनको आपको लिखना है कि आपको इनमें से कितने प्रश्न याद है। इसी तरह आपकी, यानी कि लंबे समय से जो आप तैयारी कर रहे हो उसको संक्षिप्त रूप में आप इन प्रश्नों को दे सकते हो और यहां से आपके अधिकांश प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं अधिगम, अधिगम सिद्धांत, अधिगम में कठिनाइयां, इनसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए देखिएगा। जैसे अधिगम निर्योगिता का लक्षण है। इसी तरह अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक कौन सा है? कौन सा उदाहरण बांडुरा का अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? अधिगम में पुरस्कार और दंड की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? बालकों के लिए कौन सी अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसको क्या समझाता है? ये क्वेश्चन अभी तक आपके मनोविज्ञान में पूछे गए।
यानी कि इन प्रश्नों को आपको देखना है। मैं एक एक प्रश्न को आपको हल करा दूंगा, या मेरे 500 प्रश्नों की जो पीडीएफ है उसमें भी इस प्रश्नों को जोड़ दूंगा विस्तार से व्याख्या करके, ताकि आपको वहां पर एक बार पूरा मिल जाए। तो इस तरह से आपको देखना है कि पूरे प्रश्न आपको वहां के वहीं मिल जाएंगे, पूरे सिलेबस के आधारित है। आपके 10 में से अगर 4 से 5 क्वेश्चन यहां से मिल जाते हैं इनकी व्याख्या से, तो आप मानिए कि आपकी जो तैयारी है 100 निम्न दौर से गुजर सकती है। आगे बात करता हूं, जैसे आपके पूछे गए थे, जैसे विविध अधिक्रमता की कर्ता के प्रकार, जैसे पिछले विमंदित, यानी कि आपके सिलेबस ऐसे कंप्लीट हो गया ना, यानी कि आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, आपको देखना है कि इस सिलेबस से अभी तक कितने प्रश्न पूछे गए, ये सिलेबस उतारना है। इस सिलेबस से अभी तक जितने जितने प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को न्याय लिखना है, और थोड़ा थोड़ा गैप न्याय छोड़ना है। गैप छोड़ने के बाद में उससे संबंधित जो भी तथ्य है आपको न्याय लिखना है, न्याय लिखना है। इस तरह से आपके पूरे क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे। यानी कि आप जैसे मान लीजिए कुल मिलाकर इन प्रश्नों की संख्या आपके 40 हो रही है, 40 क्वेश्चनों के आप गैप छोड़िए और 40 क्वेश्चनों से आप 150 क्वेश्चन बनाइए। जैसे हमने किया है 500 प्रश्न आपको दिए, लेकिन 500 प्रश्नों से हमने 1000 से ज्यादा प्रश्न उसमें बनाए। 500 प्रश्नों का तो नाम है, केवल हमने उसमें 1500 1000 के लगभग प्रश्न बनाए और आपको समझा समझा के वो क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, जैसे पिछले विमंदित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। जैसे प्रतिभावान बालक की पहचान करने के लिए सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए। इसी तरह शैक्षिक समस्या से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सी व्यूहरचना आवश्यक है। पिछड़े हुए बालक की विशेषता नहीं है। इस तरह से आपके प्रश्न पूछे गए। अभिपरिणाधिगम समायोजन, इस तरह से आपके प्रश्न पूछे गए। इनके इस तरह से आपको इनको तैयारी करनी है, यानी कि आपको मनोविज्ञान की तैयारी इस तरह से करनी है जिस तरह से आप दूसरे कर रहे हो। तो इनके एक एक व्याख्या करेंगे, आपको इनके आंसर पता होगा ही से। बाकी अगर आंसर पता नहीं है तो मैं टेलीग्राम पर इनकी पीडीएफ डाल दूंगा आंसर समेत, ताकि आप वहां से देख लेना। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दे दूंगा ताकि आप वहां ये आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आपको इन प्रश्नों का अध्ययन करना है, और अगले वीडियो में मैं मनोविज्ञान के जितने भी प्रश्न पूछे गए उनके आसपास को आपको कराने की कोशिश करूंगा और आपकी पीडीएफ भी उसमें ऐप में जोड़ दूंगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।